मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल. In this session, we're doing questions on time, speed, and distance that have been asked in JIPMAT in previous years. Start करते हैं सेशन. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, साथ में सेशन को भी लाइक कर देना. ओके, सो पहले एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं सम बेसिक फॉर्मूलाज ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. तो टाइम इंटू स्पीड, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस. And there can be three popular scenarios. First could be that time is constant. And in two cases, time is same. अगर टाइम सेम है तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. सेकेंड कुड बी दैट स्पीड इज सेम एंड सेम एज टाइम. अगर स्पीड हमारा सेम है तो इन दैट केस टाइम विल बी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और डिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू टाइम. एंड थर्ड सिनेरियो, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट. तो इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट यानी कि टाइम इनटू स्पीड, दैट इज कांस्टेंट. So that means that time will be inversely proportional to distance, speed. Time will be inversely proportional to speed. Okay. Now for relative speed, if there are two bodies which are moving in the same direction and speeds are s1 and s2, where s1 is greater than s2, then relative speed will be equal to s1 minus s2. And in the second scenario, if they are moving in the opposite directions towards each other with speeds s1 and s2, then relative speed will be s1 plus s2. ओके, ठीक है. क्वेश्चंस करते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं क्वेश्चंस में साथ में रिवाइज कर लेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन is from JIPMAT 2021. A train with 90 km per hour crosses a bridge in 36 seconds. Another train 100 meters shorter crosses the same bridge at 45 km per hour. The time taken by the second train to cross the bridge क्या होगा? ठीक है. सो स्पीड हमारा गिवन है 90 एंड 45. सो वन शॉर्ट थिंग दैट 18 km per hour, दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और 1 km per hour इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, कन्वर्जन याद रखना. 18 km per hour दैट इज इक्वल टू 5. तो 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड में? दिस विल बी इक्वल टू 90 इंटू 5/18 विच इज 25 मीटर पर सेकंड. तो स्पीड इज 25 मीटर पर सेकंड, टाइम टेकन इज 36 सेकंड्स. और जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन अपना लेंथ तो क्रॉस करेगी करेगी, ब्रिज का लेंथ भी क्रॉस करेगी. क्रॉस करने में ब्रिज का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 25 इंटू 36 विच इज इक्वल टू 900 मीटर्स. एंड दिस इज इक्वल टू ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ. सेकंड सिनेरियो में क्या हो रहा है? अनदर ट्रेन इज देयर विच इज 100 मीटर शॉर्टर एंड क्रॉसेस द सेम ब्रिज एट 45 किलोमीटर पर आवर. तो ब्रिज सेम है यानी कि ब्रिज का लेंथ सेम है, ट्रेन 100 मीटर शॉर्टर है, यानी कि ओवरऑल कितना डिस्टेंस होगा ट्रेवल्ड इन द सेकंड सिनेरियो? 900 माइनस 100 हो जाएगा. तो 800 मीटर इज द डिस्टेंस दैट हैज टू बी ट्रेवल्ड. इन द सेकंड सिनेरियो स्पीड आ रहा है हमारा 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मीटर पर सेकंड. दिस इज 45 इंटू 5/18 12.5 मीटर पर सेकंड और 25/2. तो टाइम टेकन विल बी 800 अपॉन 25/2. 25 से जाएगा 32 टाइम्स, 32 इंटू 2 64 seconds will be the time taken. Option B will be the answer. Okay, 64 seconds. Next question. A boatman goes 2 kilometers against the current of the stream in 1 hour and goes 1 kilometer along the current in 10 minutes. So how long will it take to go 5 kilometer in stationary water? यानी कि बोट का स्पीड स्टेशनरी वाटर में पूछ रहा है. अगर बोट का स्पीड अब B मान लेते हैं, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, if that speed is B and speed of the stream that is equal to S, in that case downstream speed will be equal to P plus S and upstream speed will be equal to P minus S. डाउनस्ट्रीम यानी कि along the current और upstream यानी कि against the current. ओके, सो along the current हमें स्पीड क्या गिवन है? 2 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर. तो B माइनस एस इक्वल टू, एंड along the stream दैट इज 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगा 60 मिनट्स में? दैट विल बी 6. तो B प्लस एस इज 6, B माइनस एस इज 2. तो स्पीड हमें क्या पूछ रहा है हमसे? स्टेशनरी वाटर में टाइम कितना लगेगा? स्पीड क्या आ जाएगा हमारा? B प्लस एस इज इक्वल टू 6, B माइनस एस इज इक्वल टू, तो 2B इज इक्वल टू 8. तो B इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि बोट का स्पीड स्टिल वाटर में आ रहा है 4. तो टाइम टेकन विल बी 5 किलोमीटर जाना है, स्पीड है 4 का 5/4 आर.
मल्टीप्लाई बाई 60 फॉर मिनट्स, तो आ जाएगा 75 मिनट्स और 1 आवर 15 मिनट्स। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन टेक्स हाफ द टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम दैन एंड अपस्ट्रीम। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस हमारी सेम है तो क्या हो रहा है, रेशियो में टाइम का गिवन है, तो डिस्टेंस इज सेम और डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का हमें टाइम का रेशियो गिवन है। दैट रेशियो ऑफ टाइम इज हाफ द टाइम इन डाउन स्ट्रीम दैन अपस्ट्रीम। तो अगर अपस्ट्रीम में 2 आवर्स लग रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम में लगेगा 1 आवर। ओके, 1:2 का रेशियो। अगर टाइम का रेशियो है 1:2 का, तो स्पीड का रेशियो विल बी जस्ट अपोजिट, 2:1 का रेशियो होगा। और स्पीड बेसिकली होगा क्या, डाउन स्ट्रीम में है बी प्लस एस, अपस्ट्रीम में है बी माइनस एस, तो बी प्लस एस अपॉन बी माइनस एस दैट इज इक्वल टू 2/1। तो कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो, ठीक है, कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2b/2s और b/s विल बी इक्वल टू 2+1/2 - 1, तो दैट इज 3/1। तो बोट का और स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो विल बी 3:1। So statement number 1, ratio of the speed of the boat in still water to speed of water current should be 3:1 and not 2:1, तो statement 1 incorrect है। statement 1 हमारा incorrect है। ठीक है, डायरेक्टली हम ऐसे केसेस में स्पीड का रेशियो, अगर मैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो अगर हमारा D/U है, सो बोट का और स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, ठीक है, एक केस में ऐड करोगे D+U अपॉन सब्ट्रैक्ट करोगे D-U। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड कह रहा है, द स्पीड ऑफ द बोट इज 6 देन स्पीड ऑफ द वाटर शुड बी 2, तो यस 3:1 का रेशियो है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड करेक्ट है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस at a speed of a km per hour, b km per hour, c km per hour respectively, so what is the average speed of the entire journey? एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी क्या होगा? ओके, तो अगर दो स्पीड्स हमारी होती ए और बी, एक पर्सन जा रहा है फ्रॉम सम पॉइंट पी टू सम पॉइंट क्यू और जाते समय स्पीड इज इक्वल टू ए और लौटते समय स्पीड इज इक्वल टू बी, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, विच इज इन शॉर्ट 2ab अपॉन a plus b। ओके, इसको निकालने का एक और तरीका क्या हो सकता है कि हमें जाते समय स्पीड ए है, लौटते समय स्पीड बी है, तो हम एज्यूम कर लें डिस्टेंस हमारी ए इंटू बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो एज्यूम कर लें हम अपनी डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू ए बी। तो अगर मैं डिस्टेंस मान लिया अपना इक्वल टू ए बी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ए बी गया है और ए बी लौट के आया है, ए बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई टाइम इन गोइंग विल बी ए बी अपॉन ए एंड टाइम फॉर रिटर्न विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी, तो इफेक्टिवली 2ab अपॉन बी प्लस ए, इजंट इट? सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं फॉर 3 डिस्टेंसेस, 3 इक्वल डिस्टेंसेस। तो अब यहाँ पे ए बी और सी का एलसीएम ले लेते हैं, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा ए बी सी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी यानी 3ab, और टोटल टाइम क्या होगा, टाइम विद स्पीड ऑफ ए विल बी ए बी सी बाई ए यानी बी सी, प्लस टाइम विद स्पीड ऑफ बी विल बी ए सी एंड टाइम विद स्पीड ऑफ सी विल बी इक्वल टू ए बी, तो बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, दिस इज 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट्स मोर दैन ट्रेन बी टू ट्रैवल 450 किलोमीटर्स। ड्यू टू इंजन ट्रबल द स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाई अ क्वार्टर, so it takes 30 minutes more than train A to complete the same journey, to find the speed of train A। ट्रेन ए को लग रहा है 45 मिनट्स ज़्यादा दैन ट्रेन बी, ठीक है, टू ट्रैवल 450 किलोमीटर्स, डिस्टेंस हमारा 450 है इन ऑल सिनेरियोज। ड्यू टू इंजन ट्रबल द स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाई अ क्वार्टर, तो ट्रेन बी के केस में क्या हो रहा है, अर्लियर एंड ड्यू टू इंजन ट्रबल, दोनों केसेस में हमारा स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है, स्पीड का रेशियो आ रहा है दैट इज 4:3, बिकॉज स्पीड हमारी बाई क्वार्टर फॉल कर रही है, यानी 1/4 से फॉल कर रही है, तो 1 से 3/4 हो जा रही है, या फिर 4 यूनिट से 3 यूनिट हो जा रही है। तो अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:4 हो जाएगा, यानी अगर अर्लियर टाइम लग रहा होगा 3 यूनिट्स, तो फाइनली टाइम लगेगा 4 यूनिट्स का। गैप कितना है बिटवीन दोज टू टाइम्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन ये बता रहा है कि अगर ट्रेन बी को टाइम लग रहा है टी आवर्स का, तो ट्रेन ए को टाइम लग रहा है 45 मिनट्स मोर, तो टी प्लस 3/4 इज टाइम टेकन बाई ए, एंड देन जब ट्रेन बी का स्पीड फॉल कर जाता है 30 मिनट्स और भी ज़्यादा लगते हैं, यानी कि इफेक्टिव टाइम ऑफ ट्रेन बी इन न्यू सिनेरियो विल बी टी प्लस 3/4 प्लस 1/2। तो ट्रेन बी के अर्लियर वाले टाइम और फाइनल वाले टाइम में गैप कितना आ रहा है, दिस गैप
इज इक्वल टू 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 3/4 यानी कि 45 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स यानी कि 75 मिनट्स। 75 मिनट्स का गैप है, यानी कि 1 यूनिट अगर 75 मिनट्स है, 3 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 75। 225 मिनट्स इज द टाइम टेकन बाई ट्रेन बी विद यूजुअल स्पीड। बट क्वेश्चन हमें स्पीड ऑफ ट्रेन ए पूछ रहा है, ट्रेन ए को 45 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो टाइम टेकन बाई ट्रेन ए विल बी 225 प्लस 45 विच इज 270 मिनट्स। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए विल बी इक्वल टू 450 किलोमीटर जाना है और टाइम है 270, तो 450 बाई 270 बाई 60, तो 9 3 आर 27, 9 5 आर 45, 5 इंटू 60 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्लियर। ठीक है, चाहते तो इक्वेशन बना सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे कि अपना एक सिनारियो में हमारा ट्रेन बी का टाइम लग रहा है टी, ठीक है। सो स्पीड अगर बी मान लेते हैं तो बी इंटू टी, दिस इज इक्वल टू 450, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ट्रेन ए को टाइम लग रहा है टी प्लस 3/4, तो ए का स्पीड इंटू टी प्लस 3/4, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ट्रेन बी का सेकंड स्पीड दैट इज 3/4 ऑफ बी इंटू टी प्लस 3/4 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5/4। अब पहले इसको इक्वेट कर लो, इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो बी टी इज इक्वल टू 3/4 बी इंटू टी प्लस 5/4, तो यहाँ से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, कि 4t विल बी इक्वल टू 3t प्लस 15/4, तो यहाँ से t इज इक्वल 15/4 आ गया। वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से ए का स्पीड मिल जाएगा, ये 450, दिस इज इक्वल टू ए इंटू 15/4 प्लस 3/4, यानी कि ए इंटू 9/2, तो ए कम्स आउट टू बी इक्वल टू 450 अपॉन 9/2 विच इज इक्वल टू 100। ओके, इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन रोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम and back again to the starting point in 110 minutes. If the speed of the stream is 2 km per hour, then speed of flowing in still water क्या होगा। इक्वेशन बना लेते हैं, फिर इक्वेशन डायरेक्टली वैल्यू से सॉल्व हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है और 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, टाइम लग रहा है 110 मिनट्स का। तो स्पीड हम एस मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं, स्पीड एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 20 जा रहा है अपस्ट्रीम और 20 जा रहा है डाउनस्ट्रीम, तो 20 बाई एक्स प्लस 2 डाउनस्ट्रीम का टाइम प्लस 20 बाई एक्स माइनस 2 अपस्ट्रीम टाइम, दिस टोटल इज इक्वल 110 बाई 60। ओके, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब ऐसे केसेस में काम कर सकते हो कि या तो वैल्यूज डायरेक्टली अप्लाई कर दो या पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो सारी वैल्यूज इंटीजर में आ जाए। तो 120 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 120 अपॉन एक्स माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 11 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन से अब यूज़ कर सकते हो वैल्यूज, बट ऑप्शंस को यूज़ करने से पहले देखो एक बात और समझ लेते हैं कि ऐसे केसेस में मोस्टली हमारा 99% केसेस में क्या होगा कि जो हमारे एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 है, ये जो हमारा न्यूमरेटर में वैल्यू आ रहा है यानी 120 का फैक्टर होगा एक्स प्लस 2, और 120 डिस्टेंस हमारा लौटते में भी है, तो लौटते में 120 का फैक्टर होगा एक्स माइनस 2, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 बोथ मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 120। तो 120 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 16 तो नहीं होगा, 12 हो सकता है, 20 हो सकता है, 24 हो सकता है, ठीक है। सो 8 और 12 को देख सकते हो, 8 और 12 में गैप आ रहा है 4 का, बट वहाँ पे हमारी वैल्यूज हायर आएंगी। अगर 120/12 हम करेंगे तो 10 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा अल्टीमेटली ऐड करके हमें 11 बनाना है ना, तो ये भी ध्यान देना है 11 कैसे बन सकता है, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वैल्यू लोअर आएगा, यहाँ पे हायर आएगा, तो 5 और 6 हो सकता है, 5 + 6 11, या 3 + 8 हो सकता है, ठीक है। बट फिर वहाँ पे गैप हमारा 4 का नहीं रह जाएगा, तो 5 और 6 देखा तो किसी भी एक से अब वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 120/5 विल बी 24, यानी कि एक्स विल बी इक्वल टू 22, और उसके लिए दोनों वैल्यूज हमारा सेटिस्फाई कराओगे तो यस सम हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट अगर ऑप्शंस नहीं देते इसके बाद भी कुछ और कहानी पूछता क्वेश्चन, तो ऐसे केस से तुम अपना वैल्यू निकाल सकते थे इंस्टेड ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के, ठीक है। और बाकी ऑप्शन दिए थे तो डायरेक्टली ऑप्शन को यूज़ कर सकते थे, देखिए अगर तुम 20 को यूज़ करते, पहला ऑप्शन ए लेते, तो तुम्हें 20 + 2 22 दिख जाता, 120/22 दैट इज नॉट इंटीजर, तो डेफिनेटली वो वैल्यू नहीं होने वाला होगा, ठीक है। फिर 24 को ट्राई कर लेते,
तो 24 से बनेगा 26, 120/26, अगेन सेम कहानी है। 28 को ट्राई करते ज़रूर, वहाँ पे पहला ऑप्शन तुम्हारा 120/30 हो जाता, बट सेकंड में 120/26 हो जाता, तो वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं था अपार्ट फ्रॉम 22। बाकी सारे के सारे ऑप्शंस में तुम्हारी जो दोनों वैल्यूज़ थी वो इंटीजर नहीं आने वाली थी, दोनों में से या तो कोई एक आती, या पहली वाली आती, या दूसरी वाली आती, तो बाकी सारे ऑप्शंस तो पॉसिबल नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्लैट रेस A beats B by 15 meters and C by 29 meters. When B and C run over the same course together, B wins by 15 meters. The length of the course क्या होगा? अब रेस फ्लैट है, ठीक है, टाइम जो लग रहा है, तो ए बीट करता है बी को 15 मीटर से, और सी को बीट करता है 29 मीटर से। और जब बी और सी दौड़ते हैं, यानी कि बी जब रेस कंप्लीट करता है, तो बी विंस बाय 15 मीटर्स, इजंट इट सो? बी विन करता है 15 मीटर से। तो इसको सोचने के देखो दो तरीके हैं। एक तो ये होगा कि पूरे सिनारियो में हमारा क्या चीज़ें हैं जो कि चेंज नहीं होंगी। हमेशा हर एक क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो मैथ का कहीं पे भी, तो हमेशा देखने की कोशिश करो कि क्या चीज़ है जो कि नहीं बदल रहा, क्या चीज़ है जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंगली हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व उसी के बेसिस पे होगा, उसी बेसिस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बस ये सोचना है कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ है जो बदलेगी नहीं। ठीक है, तो क्या नहीं बदलेगा? जब हम इसी किसी पर्टिकुलर सिनारियो में स्नैपशॉट ले रहे हैं, तो क्या ले रहे हैं उस समय? जैसे ए ने जब बीट किया बी को, तो ए और बी के बीच में क्या चीज़ें हैं जो कि कांस्टेंट है? टाइम सेम है, जितना टाइम ए ने लिया उतना ही टाइम बी ने लिया, उतना ही टाइम सी ने लिया, इजंट इट सो? तो अगर टाइम सेम है तो क्या मतलब होगा? अगर टाइम सेम है, अभी हमने स्टार्ट में ही देखा, जब भी टाइम सेम होगा डिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड। टाइम सेम यानी कि डिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बी ने कितना किया, और सी ने कितना किया। मान लेते हैं कि टोटल जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड लेंथ ऑफ द कोर्स मान लेते हैं दैट इज इक्वल टू एक्स। तो ए ने एक्स मीटर्स ट्रैवल किया है, बी ने कितना ट्रैवल किया, एक्स माइनस 15, और सी ने किया एक्स माइनस 29, और डिस्टेंस और स्पीड प्रोपोर्शनल है। तो क्या से हम बी और सी का स्पीड का रेशियो ले सकते हैं? स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 15 अपॉन एक्स माइनस 29। ओके, ये हो गया पहला स्नैपशॉट जो हमने लिया जब ए ने रेस कंप्लीट किया। अब बी भी दौड़ रहा है, सी भी दौड़ रहा है, बी अपना फिनिशिंग लाइन पे जब पहुंचेगा तो बी विंस बाय 15 मीटर्स, यानी कि बी ने एक्स मीटर्स ट्रैवल कर लिया टोटल डिस्टेंस, और सी ने ट्रैवल किया एक्स माइनस 15। अब इस स्नैपशॉट में भी टाइम तो अभी भी दोनों के लिए सेम ही है, तो अगेन स्पीड का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर। तो बस स्पीड का रेशियो यहाँ से आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस 15। सॉल्व कर लो इसको, एक्स की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस 15 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 29, तो एक्स स्क्वायर प्लस 225 और माइनस 30x, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 29x। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारा एक्स इज इक्वल टू 225 मीटर्स। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सोच सकते थे। क्या क्लियर है? ठीक है, ये तो एक अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन सॉल्व करने का। सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है कि हमने पूरा रेस कोर्स बनाया, ठीक है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट और दिस इज फिनिशिंग पॉइंट, फिनिश पॉइंट। अब पहले स्नैपशॉट में क्या है, ए फिनिश कर गया है, ए इज एट द फिनिशिंग लाइन, और बी इज 15 मीटर्स बिहाइंड। एंड सी इज 29 मीटर्स बिहाइंड, यानी कि बी से कितना पीछे है, बी से 14 मीटर्स पीछे है। जी, ओके। एंड एट द एंड क्या हो रहा है, जब बी हमारा रेस कंप्लीट कर लेता है, जब बी फिनिशिंग पॉइंट लाइन पे पहुंच जाता है, इन दैट केस सी इज 15 मीटर्स बिहाइंड। तो फ्रॉम द मोमेंट अर्लियर जबकि ए फिनिशिंग लाइन पे था, और फाइनल मोमेंट जब बी फिनिशिंग लाइन पे है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, क्या डिफरेंस है? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हमारा, बी 15 मीटर्स बिहाइंड से बी पहुंच गया फिनिशिंग लाइन पे, यानी कि बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है फ्रॉम दिस मोमेंट, लेट अस से दिस इज एट t1, दिस इज एट टाइम t1 एंड दिस इज एट टाइम t2। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी कितना है, बी ने ट्रेवल किया 15 मीटर्स का डिस्टेंस, और सी ने ट्रैवल किया 14 मीटर्स का डिस्टेंस। इजंट इट सो? सेम टाइम में बी ने ट्रैवल किया 15 मीटर्स डिस्टेंस, और सी ने ट्रैवल किया 14 मीटर्स का डिस्टेंस, यानी कि 1 मीटर बी ने ज्यादा ट्रैवल किया है। इजंट इट सो? तो जब 15 मीटर्स बी दौड़ा है, तो इन दैट 15 मीटर्स गैप कितना है उनके पीछे, 1 मीटर का गैप आया, 1 मीटर का गैप आया, और एक्चुअल गैप कितना है फाइनली, दैट इज अ गैप ऑफ 15 मीटर्स। तो बिटवीन t1 एंड t2 गैप आया 1 मीटर का, जबकि बी दौड़ा है 15 मीटर्स, और टोटल गैप है 15 मीटर्स का।
तो कितना दौड़ा होगा अभी टोटल, इंटू 15 कर दो, 15 इंटू 15 दैट इज 225 मीटर्स। ओके, तो रेस कोर्स हमारा 225 मीटर्स का रहा होगा। क्या क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a motorboat can travel 30 km upstream and 28 km downstream in 7 hours. It can travel 21 km upstream and return in 5 hours. तो दो इक्वेशन हमारी बनेंगी, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में, और फिर अल्टीमेटली हम स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकाल पाएंगे। तो पहला इक्वेशन होगा 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, 28 डाउनस्ट्रीम है, तो 28 बाई डी, अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड को डी मान लेते हैं, 28 बाई डी प्लस 30 बाई यू, अपस्ट्रीम स्पीड अगर यू है, तो दिस इज इक्वल टू 7। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन होगा 21 बाई डी प्लस 21 बाई यू, दिस इज इक्वल टू 5। ओके, अब या तो पहले वाला तरीके के तरह ही अप्लाई करने की कोशिश करो कि यहाँ पे हमें 28 दिख रहा है, 21 दिख रहा है, तो शक्ल देख के लग रहा है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो हमारा है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, इजंट इट सो? 7 का मल्टीपल होना चाहिए। और अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, आप वहाँ पे हमारा 3 दिख रहा है, कहीं ना कहीं पे 3 दिख रहा है, बट अगर हम 3 के हिसाब से सोचें तो वैल्यू तो बनेगा नहीं, तो एग्जैक्टली इंटीजर वैल्यू शायद नहीं आएंगे इस केस में। ठीक है, बिकॉज अगर हम 7 से सोचेंगे तो हमारा 21/7 3 आ रहा है, और फिर वहाँ पे 4 अगेन इंटीजर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाकी दिख तो गया मुझे आंसर, बट द पॉइंट इज कि इसको देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। अगर ज़रा सा भी टाइम लग रहा है तो क्या करो, क्योंकि यहाँ पे तो सीधी इक्वेशन बन रही है, दो इक्वेशन बन रही है, इनको इजीली सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करोगे कि किसी भी एक को बराबर कर दो, मान लो कि फर्स्ट केस में मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो फिर हमारा 3 इंटू 28 84 बाई डी आ गया फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में भी आ गया। ठीक है, सेकंड केस में भी आ गया, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब ट्रैक करते ही, और यू में आएगा 3 इंटू 30 यानी 90/u, 90/u माइनस 84/u यानी कि 6/u, दिस इज इक्वल टू 21, 3 इंटू 7 21 माइनस 20, तो 6/u इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारी अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी इक्वल टू 6। ओके, अपस्ट्रीम स्पीड 6 आ गया, पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन में 28/d विल बी इक्वल टू 2, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा हमारा इक्वल टू 14। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारा 14 आ जाएगा। और बेटर क्या होता है, जब भी ऐसा केस आए तो लिखो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम पहले केस में गया है 28, अपस्ट्रीम गया है 30, टाइम लग रहा है 7 का। सेकंड केस में डाउन स्ट्रीम गया है 21, और अपस्ट्रीम भी गया है 21, टाइम लग रहा है 5 का। अब डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, पहले को 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को मल्टीप्लाई किया 4 से, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, सेम चीज़ें लिख लो, तो यहाँ पे हमारा डाउन स्ट्रीम वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपस्ट्रीम बचेगा 90, 3 इंटू 30 90, 90 माइनस 84 यानी कि बचा 6, और टाइम होगा हमारा 3 इंटू 7 21 माइनस 20 यानी कि 1। तो 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम लग रहा है 1 आवर का, तो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम सॉरी अपस्ट्रीम जाने में टाइम लग रहा है 1 आवर का, तो अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी हमारी इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। और फिर ऐसे वैल्यू पुट करके तुम्हें अपस्ट्रीम का टाइम मिल जाएगा 5 आवर्स का, तो 2 आवर्स में 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए हो, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी 14 किलोमीटर पर आवर। बट हमें यहाँ पे निकालना है स्पीड ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि बोट का स्पीड क्या आएगा, एवरेज इन दोनों का 14 + 6/2, तो 10 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा डिफरेंस का एवरेज, तो 14 डिफरेंस बाई 2, नॉट एवरेज, डिफरेंस बाई 2, तो 14 माइनस 6/2 विच इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो 10 एंड 4, अब इस स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया और स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, two persons A and B start from the same point to travel from Chandigarh to Ambala. The distance between Chandigarh and Ambala, that is 60 kilometers, and the speed of A is 4 km per hour, slower than B. B, when reaches Ambala, starts back via the same route without taking any rest and meets A, who was still 12 kilometers away from Ambala. Find the speed of A. So A and B are two persons, and they are starting from the same point to travel from Chandigarh to Ambala. Distance between Chandigarh and Ambala, that is 60 kilometers. And speed of A is 4 km per hour, slower than B. डिस्टेंस 60 का है, और स्पीड ऑफ, एक सेकेंड, ए और बी दोनों के दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड स्पीड ऑफ ए इज 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन बी। तो बी पहले पहुंच गया अम्बाला, और पहुंच के उसने वापस से लौटना शुरू किया, और ए चंडीगढ़ से निकला था और अम्बाला पहुंचने से पहले ही उसकी बी से मुलाकात हो गई।
ये कहानी, ठीक है। और हुआ क्या कि बेसिकली ए वॉज स्टिल 12 किलोमीटर्स फ्रॉम अम्बाला, यानी कि ए का बी से मीटिंग कब हुआ, जबकि ही वॉज 12 किलोमीटर्स बिफोर अम्बाला। तो बी कितना चला होगा और ए कितना चला होगा। ए ने ट्रैवल किया है टोटल फ्रॉम चंडीगढ़ टू 12 किलोमीटर्स बिफोर अम्बाला, यानी कि 48 किलोमीटर्स ट्रैवल किया। और बी ने कितना ट्रैवल किया, 60 तो ट्रैवल किया ही किया है, बाद में 12 एडिशनली चल के आया है। तो बी ने 72 किलोमीटर्स ट्रैवल किया, इजंट इट सो। और दोनों के केस में क्या चीज़ सेम है, जब हमने उनका मीटिंग देखा तो टाइम सेम है, टाइम सेम है। तो अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड प्रोपोर्शनल होगा। तो डिस्टेंस दोनों केस हमें पता है 48 एंड 72 है, यानी कि 2/3 हमारा रेशियो आएगा डिस्टेंस का, और यही सेम स्पीड का रेशियो आएगा। ठीक है। सो ए की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है फ्रॉम बी, क्योंकि हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी। दिस विल बी सेम एज स्पीड ऑफ ए बाई स्पीड ऑफ बी। तो ए का स्पीड क्या होगा, दैट विल बी एक्स माइनस 4, अगर बी का स्पीड एक्स है तो। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 12, तो एक्स विल बी इक्वल टू 12। स्पीड ऑफ बी आ जाएगा इक्वल टू 12 और स्पीड ऑफ ए विल बी इक्वल टू 8। ए का स्पीड पूछा है तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 8। ठीक है। अगेन इस क्वेश्चन में भी ऑप्शंस को यूज़ कर सकते थे, बट चीज़ें आसान है, ऐसे भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है। ऑप्शंस को भी यूज़ किया जा सकता था कि अगर 12 किलोमीटर्स पहले मुलाकात हुई है तो ए ने कितना ट्रैवल किया, ए ने ट्रैवल किया 48 किलोमीटर्स, ए के लिए टाइम निकाल लो। और बी ने ट्रैवल किया 72 किलोमीटर्स, फोर इसके से स्पीड ज़्यादा है। तो अगर तुमने ऑप्शन ए लिया कि ए की स्पीड 4 मान ली तो बी की स्पीड हो जाएगी 8। ए ट्रैवल कर रहा 48, यानी कि 12 आवर्स में ट्रैवल किया होगा, और 12 में बी ट्रैवल करेगा 96 8 के हिसाब से, विच विल बी मच मच हायर। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 8 पे चले जाओ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boy covers a certain distance on a toy train. If the train moved 4 km/h faster, it would take 30 minutes less. If it moved 2 km/h slower, it would have taken 20 minutes more. तो डिस्टेंस क्या होगा, लेकिन दोनों ही केसेस में हमारा टाइम भी बदल रहा है, स्पीड भी बदल रही है, दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। और क्या होगा, पहले केस में हमारा कवर द सर्टेन डिस्टेंस ऑन अ टॉय ट्रेन, अगर ट्रेन मूव करता है 4 km/h फास्टर तब 30 मिनट्स कम लगेंगे। तो अभी मान लेते हैं कि अगर डिस्टेंस डी है तो स्पीड अगर एस होता टाइम टी लगता, और फर्दर अगर स्पीड 4 km/h फास्ट होता है यानी S+4 होता, तो टाइम हमारा क्या होता, 30 मिनट्स कम लगता है, यानी कि T-1/2, T-1/2। या फिर मान लेते हैं टी अपना मिनट्स में मान लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए। तो टी अगर मिनट्स में तो T/60 हो जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, T-30/60, ये टाइम होगा। एंड दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू, जब स्पीड हमारा 2 km/h स्लो है तो S-2 हो जाएगी स्पीड, और टाइम हो जाएगा T+20/60। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इन दोनों को ले लो। 60 तो पूरा ही उड़ जाएगा, तो उसको पहले ही हटा दो। एस टी इज इक्वल टू S+4 इंटू T-30, यानी एस टी दिस इज इक्वल टू एस इंटू टी -30S प्लस 4T-120। ओके। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया 15S, दिस इज इक्वल टू 2T-60। तो एक इक्वेशन बन गया हमारा। सेकेंड फॉर्म करते हैं फ्रॉम दीज टू, एस इंटू टी दिस इज इक्वल टू S T प्लस 20S -2T -4T। ओके। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा कि 2T इज इक्वल टू 20S -4T। अब 2T दोनों से बराबर कर लो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट से आ रहा है 2T हमारा 15S प्लस 60, 15S प्लस 60 दिस इज इक्वल 20S -40। तो 5S इज इक्वल टू 100, S इज इक्वल 20 आ गया, S 20 आ गया। पुट कर दो इस इक्वेशन, तो यहाँ से 2T क्या आ जाएगा, 2T विल बी इक्वल टू 400 -40, यानी कि T कम्स आउट टू बी इक्वल टू 180। तो टाइम इज इक्वल 180 मिनट्स, स्पीड 20 है, टाइम है 180 मिनट्स का। तो डिस्टेंस हमारा इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 180/60 या 20 इंटू 3, दैट इज 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर। ओके, क्लियर है।
या फिर जब भी ऐसे केसेस हों जहाँ पे कि हमारा स्पीड भी चेंज हो रहा है और टाइम भी चेंज हो रहा है, तो ऐसे केसेस में एक और फॉर्मूला है जिसको अप्लाई कर सकते हो, दैट इज द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइड बाई डेल्टा S इंटू डेल्टा टी, वेयर S1 एंड S2 आर स्पीड्स, डेल्टा एस हमारा डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स है, जो कि पॉजिटिव साइन के साथ लिखो, डेल्टा टी हमारा डिफरेंस बिटवीन टाइम्स है, S1 S2 बाई डेल्टा एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अप्लाई करते हैं इसको। तो अगर हमारा ट्रेन 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर मूव कर रहा है, तो अगर स्पीड हमारी S मान लेते हैं पहले सिनारियो में, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा S इंटू एस प्लस 4, और गैप बिटवीन स्पीड्स है 4 इंटू डिवाइड बाई 4 इंटू गैप बिटवीन टाइम के रहा है 30 मिनट्स का गैप आ रहा है, तो इंटू 30/60। और सेकंड सिनारियो में क्या हो रहा है, स्पीड हमारा 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है, तो S इंटू एस माइनस 2/2 इंटू 20 मिनट्स का गैप आ रहा है 20/60, 60 कैंसिल आउट हो गया, S से S कैंसिल आउट हो गया, और फिर यहाँ पे 0 से 0 गया, 2 से बचा यहाँ पे 2, तो हो गया S+4 इंटू 3, यानी कि 3S+12, दिस इज इक्वल टू 4S-4। ठीक है, S इंटू S+4, एक सेकेंड, S इंटू S+4 बाई 3S+12, और यहाँ पे हो गया तो 4S-8 होगा, S कम्स आउट टू इक्वल टू 20, पुट कर दोगे वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो S इक्वल 20 इंटू 18/2 इंटू 1/3, तो दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। ओके, थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएंगी अगर डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Guru and Chela walk around a circular path of 115 km in a circumference. They start together from the same point. If they walk at a speeds of 4 and 5 km per hour respectively, also they walk in the same direction. So when will they meet? When will they meet for the first time? And walking speeds हमारी इनकी 4 km per hour and 5 km per hour. तो फर्स्ट मीटिंग कब होगा? जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फर्स्ट मीटिंग कब होगा? जब ओवरटेक करेगा पहला दूसरे को। जो फास्ट चल रहा है वो जब दूसरे को ओवरटेक करेगा। ओवरटेक कब करेगा? जबकि एक राउंड ज़्यादा चल ले। जब सर्कुलर ट्रैक में रन कर रहे हैं दो लोग, ठीक है, स्टार्ट किया, अब स्टार्ट से ही लीड में ले लिया उस बंदे ने जो कि फास्टर है, तो ओवरटेक कब करेगा वो? जब एक राउंड ज़्यादा ट्रैवल कर लेगा। इज़न्ट इट सो? अब स्पीड का रेशियो गिवन है, स्पीड हमें 4 और 5 गिवन है, स्पीड का रेशियो क्या है? 4:5। और यहाँ पे भी क्या है? टाइम सेम रहेगा बिकॉज दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किए। तो टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस एंड स्पीड प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर स्पीड का रेशियो आ रहा है 4:5, तो दैट एम्प्लाइज कि जब हमारा गुरु और चेला, जब गुरु 4 राउंड ट्रैवल किया होगा तो चेला 5 राउंड ट्रैवल किया होगा, यानी कि एक राउंड ज़्यादा ट्रैवल किया होगा। इज़न्ट इट सो? यानी कि एग्जैक्टली जब गुरु के 4 राउंड्स कंप्लीट होंगे तभी इनकी मुलाकात होगी, क्योंकि गुरु के 4 राउंड्स कंप्लीट हुए, चेले के 5 राउंड्स कंप्लीट हुए, तो दैट विल द टाइम दे विल बी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कब होगा ये टाइम? तो गुरु को कितना टाइम लगेगा 4 राउंड कंप्लीट करने में? एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है 115/4 का, इंटू 4, विच इज़ 115 आवर्स के बाद में इनकी मुलाकात होगी। ठीक है, आइडियली 115 मीटर्स दिया होना चाहिए था, इतना कौन चलेगा लगातार, कौन चल पाएगा। एनीवे, तो 115 आवर्स के बाद में दे विल बी मीटिंग। क्या क्लियर है? ठीक है, और मीटिंग कहाँ पे होगा? क्योंकि गुरु ने 4 कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर लिया है, 4 पूरे राउंड कंप्लीट कर लिया, सो इन दैट केस मीटिंग विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दे विल बी मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, है कि नहीं? अब एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि चीज़ें और समझ में आए। मान लो हमें स्पीड्स गिवन होता है यहाँ पे, इन केस ऑफ 4 एंड 5, स्पीड्स गिवन वर 9 एंड 15। ओके, स्पीड्स अगर होते 9 एंड 15, तो स्पीड हमें गिवन था इन दैट केस ऑफ गुरु एंड चेला 9 एंड 15 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है? 9:15 आ रहा है। बट पहले क्या करोगे, जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो स्पीड का रेशियो सिंप्लीफाई करो, मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 3:5 का रेशियो आ जाएगा, 3:5 का रेशियो आ जाएगा। अब कब ओवरटेक करेगा सेम डायरेक्शन? क्योंकि जब 3 राउंड ट्रैवल किए हैं गुरु ने, तो 5 राउंड ट्रैवल किए हैं चेले ने, यानी कि 2 राउंड ज़्यादा ट्रैवल कर लिए हैं, 2 राउंड ज़्यादा ट्रैवल कर लिए हैं। और हमें जब पहली बार मीटिंग कब होगा? जबकि एक राउंड एक्स्ट्रा ट्रैवल किया होगा। यहाँ पे तो 2 राउंड का गैप आ रहा है, तो डिवाइड बाई 2 कर दो,
तो फर्स्ट टाइम ओवरटेक कब करेगा, जबकि 3/2 राउंड ट्रैवल किए होंगे गुरु ने और 5/2 राउंड ट्रैवल किए होंगे चेले ने। ठीक है, यहाँ से टाइम निकाल लोगे। स्पीड गिवन है 9, तो टाइम लगेगा 150 बाई 9 में 1 राउंड ट्रैवल होगा, और 3/2 राउंड ट्रैवल करना है तो इंटू 3/2 कर दो। दिस विल बी द टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट मीटिंग पूछेगा तब फिर यही कहानी रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट में पहला मीटिंग होगा जबकि 3 राउंड कंप्लीट किए होंगे गुरु ने और 5 राउंड कंप्लीट किए होंगे चेले ने। यानी कि सबसे पहले स्पीड को सिंप्लीफाई कर लो और वहां से जो वैल्यूज आ रही है वहां से मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटिंग का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं कहीं पे भी मीटिंग की बात कर रहा है तो फिर एक राउंड का डिफरेंस होना चाहिए। क्या अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Ram and Shyam run a race between points A and B 5 km apart. Ram starts at 9 a.m. from A at a speed of 5 km per hour, reaches B and returns to A at the same speed. Shyam starts at 9:45 a.m. from A at a speed of 10 km per hour, reaches B and comes back to A at the same speed. At what time do Ram and Shyam meet each other? ठीक है, एक दूसरे को कब मिलेंगे राम और श्याम? तो ठीक है, पहले तो बना दिया हमारा डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर्स का है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। एंड राम स्टार्ट करता है एट 9 a.m. एग्जैक्टली एट 9 a.m. राम ने स्टार्ट किया, तो राम कब पहुंचेगा? राम का स्पीड क्या है? स्पीड है राम का 5। तो टाइम टेकन बाई राम इन रीचिंग पॉइंट बी क्या होगा? 5 का स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी 5 है, यानी कि 1 आवर लगेगा। तो ठीक, एग्जैक्टली एट 10 a.m. राम विल बी रीचिंग पॉइंट बी। एंड श्याम स्टार्ट करता है 9:45 पे। और क्वेश्चन हमारा है एट व्हाट टाइम डू राम एंड श्याम मीट ईच अदर। ठीक है, तो श्याम राम क्या है, लौटेगा पहुंचने के बाद में, और श्याम चलना शुरू करेगा, तब कहीं इनकी मुलाकात होगी। अब जब इनकी मुलाकात हो रही तो देखो दोनों ने मिलकर कितना ट्रैवल किया है। दोनों ने मिलकर कितना ट्रैवल किया है? राम गया ए से बी तक, फिर लौट के आ रहा है, और श्याम ए से चल के गया। तो जब इनकी मीटिंग हुई है तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाई राम एंड श्याम दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 10 किलोमीटर्स। इजंट इट सो? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पे 10 किलोमीटर से राम और श्याम का मिला के। तो बस इक्वेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, राम का स्पीड है 5 और श्याम का स्पीड था 10। ओके, तो राम ने कितना ट्रैवल किया है? मान लेते हैं कि टी टाइम लगा है टोटल। सो राम के केस में स्पीड इज 5, टाइम लगा है टी का, तो 5 × टी डिस्टेंस ट्रैवल बाई राम प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाई श्याम क्या होगा? स्पीड है 10 का, बट टाइम कितना लगा शाम को, क्योंकि शाम ने स्टार्ट किया 9:45 यानी कि 3/4 आवर्स के बाद में 10 × t - 3/4 and this total is equal to 10. Now solve the equation. The 5t plus 10t that is equal to 15t minus 15/2. This is equal to 10. 15t comes out to be equal to 10 plus 15/2 यानी कि 35/2। तो ठीक आ रहा है ना, ठीक किया ना? 15t 5t plus 10t 15t minus 15/2 that is 10। हाँ ठीक तो है, 35/2। सो t is equal to 35/30। ओके, जो कि आ रहा है हमारा 7/6 आवर्स। मिनट्स में हो जाएगा मल्टीप्लाई 60, तो 70 मिनट्स के बाद में इनका मीटिंग होगा। तो 9 + 70 मिनट्स यानी कि 10:10 AM पे दे विल मीटिंग। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ही क्लियर? ओके, या फिर ये कर सकते थे इस क्वेश्चन में कि हमने 10 AM पे हमें पता है कि राम पहुंच गया था, एक सेकंड, 10 AM पे राम पहुंच गया था पॉइंट बी पे। अब पॉइंट बी से लौट रहा है राम, तो 10 AM पे ही पोजीशन देख लो शाम की भी, और उसके बाद में फिर दोनों का मीटिंग का इक्वेशन लगा देंगे, यानी कि गैप बिटवीन देम, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि उनका जो स्पीड्स है क्या, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगी स्पीड्स। तो शाम की पोजीशन देखो 10 AM पे कहाँ पे होगा? 9:45 पे स्टार्ट किया है, स्पीड है 10 का, 15 मिनट्स के बाद में कहाँ पे होगा? 2.5 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा 10 AM पे, 2.5 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा। डिस्टेंस बिटवीन राम एंड श्याम एग्जैक्टली एट 10 AM डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर।
और श्याम आ रहा है 10 की स्पीड से, राम आ रहा है 5 की स्पीड से. तो टाइम टेकन आफ्टर 10 AM दैट विल बी डिस्टेंस इज 2.5 डिवाइड बाई स्पीड इज 10 + 5 15. तो 2.5 अपॉन 15 विच इज इक्वल 1/6. तो 1/6 आवर्स का टाइम और एडिशन लगेगा, यानी कि 10 मिनट्स और लगेगा. तो 10 पे डेली मीटिंग. ठीक है, क्या क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट वॉट टाइम डज श्याम ओवरटेक राम? श्याम राम को कब ओवरटेक करेगा? दैट इज द क्वेश्चन. ओके, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे कि श्याम राम को कब ओवरटेक करेगा इस सिनेरियो में? तो ए से लेके बी तक डिस्टेंस है 5 का. राम पहुंच गया बी पे, बी से लौट के आया, तब मुलाकात हुई इनकी. तो मुलाकात हुई है 10 AM पे. श्याम वॉज गोइंग टूवर्ड्स बी एंड राम वॉज रिटर्निंग टूवर्ड्स ए. जब मुलाकात हुई, जब इनकी मीटिंग हुई. अब इसका श्याम कब ओवरटेक करेगा राम को? ओवरटेकिंग कब होगा? ओवरटेकिंग तब होगा जबकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई राम एंड श्याम बोथ विल बी इक्वल. तभी तो ओवरटेक करेगा उसके बाद. इजंट इट सो? जब डिस्टेंस उनके बीच में इक्वल हो जाएगा उसके बाद ही ओवरटेक करेगा. ये तो मीटिंग हुआ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे. ओवरटेक कब होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो. क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई देम जब सेम होगा तभी तो ओवरटेक करेगा. तो यानी कि ये हमें करना है, सीधे सीधे ये देखना है डिस्टेंस कब सेम होगा इनके बीच में. डिस्टेंस ट्रेवल्ड शुड बी सेम. ठीक है, पॉज करके बाद तसल्ली से सोचो कि ओवरटेक तभी तो होगा जबकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम हो, क्योंकि दोनों ए पॉइंट से स्टार्ट किए. दोनों ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया. ए से लेकर बी तक राम भी गया है अभी. अब श्याम भी ए से बी तक जा रहा है, फिर बी से लौट के आएगा. तो ओवरटेक कब होगा? जबकि दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम होगा. ठीक है, स्पीड है पता ही है. स्पीड ऑफ राम इज 5, श्याम इज 10. तो स्पीड का रेशियो आ रहा है 1:2 का. टाइम का रेशियो क्या आएगा? क्योंकि डिस्टेंस सेम होगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा 2:1 का. और राम और श्याम सेम टाइम पे स्टार्ट नहीं किए हैं, गैप है टाइम के स्टार्ट में ही. राम ने स्टार्ट किया 9 पे और श्याम ने स्टार्ट किया 9:45 पे, यानी कि 45 मिनट्स के बाद में स्टार्ट किया है. तो इनके बीच में 45 मिनट्स का गैप है. तो दैट गैप इन टाइम 1 यूनिट इज इक्वल टू 45 मिनट्स. तो कब ओवरटेक करेगा? जबकि टाइम टेकन बाई राम, क्योंकि पहले वाले राम के लिए. तो राम को कितना टाइम लगेगा? 90 मिनट्स का. राम के स्टार्ट करने के 90 मिनट्स के बाद में, या फिर शाम के स्टार्ट करने के 45 मिनट्स के बाद. यानी कि बेसिकली 9 AM प्लस 90 मिनट्स, दैट विल बी 10:30. तो 10:30 AM पे ऑप्शन बी, 10:30 AM पे शाम विल बी ओवरटेकिंग राम. है कि नहीं? क्या क्लियर है? ठीक है. अदरवाइज ये भी सोच सकते थे कि फर्स्ट मीटिंग इनका हो गया है. फर्स्ट मीटिंग में देख लो कि डिस्टेंस कितना है, अभी शाम को कितना और ट्रैवल करना बाकी है. शाम को जाना है, फिर लौट के आना है, फिर उसके बाद में ओवरटेक करेगा. ठीक है, तो अब राम जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है. शाम जाएगा, जाके लौट के आएगा, तब ओवरटेक होगा. तो फर्स्ट मीटिंग के बाद में कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल करना है उसके बाद की कहानी समझ लो. ये डिस्टेंस देख लो कितना आएगा. कितना डिस्टेंस होगा? शाम ट्रैवल किया 9:45 से लेकर 10:10 पे मीटिंग हुआ है. 10:10 पे, यानी कि 15 + 10 25 मिनट्स ट्रैवल किया है शाम ने. तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा? स्पीड है 10 का. तो दिस डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, x इज 25/60 इंटू 10, तो दैट इज 25/6 किलोमीटर. और टोटल डिस्टेंस ऐसे बी तक 5 तक है, 5 का है. तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? 5 - 25/6, तो दैट इज 5/6 किलोमीटर. तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा आ जाएगा इक्वल टू 5/6 किलोमीटर. है कि नहीं? तो राम को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? राम ट्रैवल कर रहे हैं, मान लो एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करके जाएगा. जब सेकंड मीटिंग होगा उनका, या जब ओवरटेक करना होगा शाम को, तो राम ने मान लो डिस्टेंस ट्रैवल किया एक्स. शाम कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? पहले 5/6 किलोमीटर जाएगा, फिर लौट के आएगा, और फिर उतना ही डिस्टेंस जो राम ने ट्रैवल किया वो ट्रैवल करेगा. यानी कि 5/6 + 5/6 + x.
इजंट इट सो? और टाइम दोनों का सेम लगने वाला है, तो स्पीड का रेशियो क्या है इनका? स्पीड है का रेशियो है 1:2 का, तो डिस्टेंस ट्रेवल भी तो 1:2 ही होगा, यानी कि दिस डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो भी क्या होगा? 1:2 का होगा। और अभी हमें पता है कि x इज टू 5/6 + 5/6 + x, ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो आ रहा है, तो यानी कि दिस वैल्यू इज 2x। और अगर ये 2x है तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाता है कि x इज इक्वल टू 10/6 और 5/3 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाई राम इज इक्वल टू 5/3 किलोमीटर, या डिस्टेंस ट्रेवल बाई श्याम इज इक्वल टू 10/3 किलोमीटर, किसी भी एक के लिए देख लो। तो अगर 5/3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है राम ने, तो टाइम कितना होगा राम को? टाइम टेकन बाई राम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस विच इज 5/3 डिवाइड बाई स्पीड विच इज 5, यानी कि 1/3 आर का टाइम लगा होगा। और 1/3 आर यानी कि 20 मिनट्स का टाइम लगा है। 20 मिनट्स के बाद में ओवरटेक करेगा श्याम राम को, यानी कि 10:10 + 20 10:30 पे जाके ओवरटेक करेगा, ऑप्शन भी आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? दो तरीके समझ आ रहे हैं, हालांकि ये तरीका ज़्यादा आसान है, यहाँ पे सीधे सीधे आंसर आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सॉल्व वैसे भी हो जाएगा, बट फर्स्ट मेथड ज़्यादा डिसेंट है, ज़्यादा प्यारा है, सिंपल है। क्या ये क्लियर है? ठीक है, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो कि जिपमेट एग्जामिनेशन में पूछे गए थे इन द प्रीवियस ईयर्स। आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चन समझ में होंगे, फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, अगर सेशन पसंद आए उसको लाइक जरूर करना साथ में। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम @ADITYKT। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप